बड़ी खबर चुकी आ रही है। रईसी हेलीकॉप्टर हादसे पर एक नया खुलासा हुआ है। काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टर के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट दी है। खराब मौसम की जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। मौसम साफ था, अलर्ट नहीं था, ये भी बात रिपोर्ट में कही गई है। हादसे की जगह पर कोहरा नहीं था, क्योंकि पहले यही बात कही जा रही थी कि मौसम खराब था और कोहरा था, लेकिन रिपोर्ट में इसके इतर बात कही गई है। उड़ान के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर ने चेतावनी दी। ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट से हुआ। और अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट के मुताबिक रईसी के हेलीकॉप्टर ने बादल के ऊपर चलने के निर्देश दिए थे। गायब होने से सिर्फ 1.5 सेकंड पहले रईसी के हेलीकॉप्टर से ये अलर्ट बाकी दोनों पायलट्स को मिला था। गायब होने के बाद रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार सिर्फ एक आदमी से संपर्क हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार आयतुल्लाह ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ना जाने क्या हो गया है। आयतुल्लाह ने आसपास के पेड़ों के बारे में भी बताया था। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। हादसे के बाद आखिर क्या हुआ था? 1.5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 1.5 सेकंड में आखिर हुआ क्या, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा, दुर्घटना सामने है हमारे। तो रईसी की मौत को लेकर लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, साथ ही हादसे से ठीक पहले 1.5 सेकंड में क्या हुआ उसकी भी जानकारी अब आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। सवाल बड़ा यही है कि क्या रईसी की हत्या हुई, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हुआ है बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त मौसम साफ था, सबसे बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट से यही हुआ है। खराब मौसम की चेतावनी नहीं, कोई वार्निंग नहीं थी खराब मौसम की, ये बात भी रिपोर्ट में कही गई है। उड़ान के आधे घंटे बाद बादल दिखा, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। यह प्राथमिक रिपोर्ट है। किसी तरह का कोहरा नहीं था, इसका जिक्र किया गया। महज जमीन पर ही कोहरा मौजूद था, यह भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 1.5 सेकंड है, जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा, उन 1.5 सेकंड में आखिर हुआ क्या? 19 मई को 1 बजे हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। इसके बाद जानकारी है कि 45 मिनट बाद रईसी के पायलट ने इसकी चेतावनी दी। 2 हेलीकॉप्टर को बादल के ऊपर उड़ने के निर्देश भी दिए गए। जानकारी है कि हादसे से 1.5 सेकंड पहले दिया गया अलर्ट। ऐसे में क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही। बिल्कुल प्रतिमा, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल जरूरी है। न मौसम खराब था, न कोहरा था, लेकिन फिर भी ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। इस हेलीकॉप्टर हादसे के चश्मदीद ने क्या गवाही दी है, अब हम आपके सामने वो गवाही रखने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर गिरा, चश्मदीद ने क्या बोला, ये रहा आपके सामने। अचानक गायब हो गया रईसी का हेलीकॉप्टर। 2 हेलीकॉप्टर्स ने पूरे इलाके में चक्कर लगाए, ऑर्बिट किया। दोनों हेलीकॉप्टर्स ने संपर्क करने की कोशिश की कि हेलीकॉप्टर आखिर गया तो गया कहां। रईसी के हेलीकॉप्टर से एक बार संपर्क भी हो गया, कांटेक्ट हुआ। तबरीज प्रांत के इमाम आले हाशेम, जो कि रईसी के हेलीकॉप्टर में ही सवार थे, उनके साथ मौजूद थे, उनसे कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। आले हाशेम ने कहा रईसी की तबीयत ठीक नहीं, न जाने क्या हो गया है। आले हाशेम ने आसपास मौजूद पेड़ों के बारे में जानकारी भी दी और इसके बाद रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया, यानी कांटेक्ट हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी यात्रियों के साथ। और ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं। वो सवाल क्या है? क्या रईसी की हत्या हुई? बड़ा खुलासा, बड़े सवाल ये रहे आपके सामने। क्या रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ? क्या 1.5 सेकंड में हेलीकॉप्टर पर कोई अटैक हुआ जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या इजराइल या गाजा से कोई मिसाइल अटैक हुआ था जिसका शिकार हुआ यह हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ तो नहीं है? प्रतिमा, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने अब जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदो, आपसे ये समझना चाहूंगी, जो प्राथमिक रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया जा रहा है कि कोई साजिश का एंगल ही नजर आता है, क्योंकि सब कुछ ठीक था, मौसम साफ था, तो फिर हुआ क्या? देखिए, जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, ये तो पूरी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि ये एक हादसा ना हो के षड्यंत्र था। और जिस तरीके से कांटेक्ट और जिस तरीके से जो 2 हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने इसको लोकेट करने की भी कोशिश की, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो षड्यंत्र की तरफ जाती है। और इस षड्यंत्र के पीछे हाथ किसका हो सकता है, ये डिबेटेबल है। डिबेट इस सारा का सारा शक किस हुई हमास और अमेरिका की तरफ इसका इशारा करती है। लेकिन हमें थोड़ा संयम लेना पड़ेगा, जब तक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी कंक्लूजन पे जाना
ठीक नहीं होगा। देखिए मैकेनिकल फेल्योर भी इस तरीके की स्थिति में होते हैं। अगर उसको हेलीकॉप्टर को बादल के ऊपर जाना था तो वो क्यों नहीं गया? हो सकता है उसके एवियोनिक्स में या जो ऑल ऑफ वेट जो होता है उसकी वजह से हेलीकॉप्टर हाइट गेन नहीं कर पा रहा था। हो सकता है इस तरीके के मैकेनिकल फेल्योर को पूरी तरीके से रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके के मिडिल ईस्ट के हालात हैं, जिस तरीके से रईसी का प्रोग्राम कुछ लोगों को पता था और जिस तरीके से वीवीआईपी तरीके से हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, ये सारी के सारी चीजें इंगित करती हैं कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है। इसको ईरान को पूरी तरीके से कंफर्म होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए आगे आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा चेंज करेगा। वहां किस तरीके का टर्मोइल हो सकता है, इसको अगर आप सोचें तो तमाम तरीके के बर्बादी वहां नजर आती है। ईरान अगर ये षड्यंत्र है तो इसका बदला जरूर लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी उसका मकसद ये है कि ये पूरी तरीके से पुख्ता हो जाए कि मैकेनिकल फेल्योर था या षड्यंत्र था। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और आपने टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर बात की। सौरभ कुमार शाही हमारे साथ मौजूद हैं। शाही साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है हादसा या साजिश? क्या रईसी की हत्या की गई? यह सवाल अभी भी बरकरार है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा समीकरण, ईरान इजराइल की आपसी अदावत के समीकरण, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगता क्या है? देखें, वो जो चीजें एक लार्जर पिक्चर जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखें तो मुझे कहीं से भी इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती। हेलीकॉप्टर्स मिलिट्री में भी या सिविलियन में भी जो यूज होते हैं तो ये बहुत डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मैकेनिकल फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, ये बहुत कॉमन है। जैसा ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको एक्सटेंड करने के लिए कहा गया और मैकेनिकल फेलियर हो गया, वो बादल के ऊपर नहीं जा पाए, बादल के अंदर चले गए। और वेदर पैक था, वहां पे थोड़ा बादल तो था, इस बात में कोई वो तो है नहीं, शक है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी साजिश है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी हिम्मत जो है वो इजराइल नहीं कर सकता। अभी आपने महीने भर पहले ही देखा कि टेरिटरी के बाहर किसी को एलिमिनेट करना और कंट्री के अंदर जाके एलिमिनेट करना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। कई बार हम लोग बहुत चीजें एट्रीब्यूट कर देते हैं, बहुत बड़ा हवा बना देते हैं किसी कंट्री को। इतना मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत है इजराइल को कि वो कंट्री के अंदर, ईरान के अंदर घुस के ये सब। लेकिन हेलीकॉप्टर तोड़ा अजरबैजान से ना सौरभ साहब, और अजरबैजान में मोसाद की मौजूदगी है, ये आप भी जानते होंगे। तो अजरबैजान में मोसाद की मौजूदगी है, लेकिन क्या हेलीकॉप्टर ऐसा थोड़ी है कि कार है कि आपने रास्ते में कहीं पार्क कर दिया। ये पूरी कैवलकेड चलती है, 3 हेलीकॉप्टर्स थी, उनके पूरी सिक्योरिटी गार्ड थे। तो ये इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि मौसम खराब था तो सबके लिए था, बादल थे तो सबके लिए थे, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स जिसमें इब्राहिम रईसी सवार नहीं थे, जो कैवलकेड के हेलीकॉप्टर्स थे, वो सही सलामत लैंड करते हैं। और दुर्घटनाग्रस्त वही हेलीकॉप्टर होता है जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सवार थे। ठीक है सौरभ जी, आप जो कि साजिश के एंगल से इनकार करें, भाई सचदेवा सर यहाँ पर इनको साजिश नजर नहीं आ रही और कह रहे हैं कि इजराइल शायद ऐसी हिमाकत ना ही करे, लेकिन यहाँ पर बातें इस तरीके की भी हो रही है कि यहाँ पर कुछ इंटरनल भी तो हो सकता है। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही क्यों नजर डाल रहे हैं? अपने अंदर अपनी कंट्री में उनकी भी बहुत खिलाफत थी, उनकी जो तौर तरीके थे उससे भी लोगों को दिक्कत थी। नहीं, मैं महेश सचदेवा जी से रिएक्शन लेती हूँ, फिर आपका रुख करूंगी। सचदेवा सर जी, आपने सही कहा। ईरान के में जब रईसी साहब का चुनाव हुआ था तो सिर्फ 41% वोटर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उनको जो हिजाब के बारे में जो आंदोलन हुए थे अमीना की हत्या के बाद, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। उसके साथ साथ उनको आंतरिक विरोधाभास, महंगाई और जो टॉर्चर के एलिगेशंस उनके 80 के दशक में जब वो जज थे, उनको लोगों को इतना ज़्यादा फांसी की सज़ाएं उन्होंने दी थी कि वो काफ़ी अलोकप्रिय थे। इसके बावजूद वो चुने गए क्योंकि उनको पासदारान या रेवोल्यूशनरी गार्ड और इमाम अली खामेनाई का समर्थन प्राप्त था और वो अपनी हार्ड लाइन के बल पर ही आगे बढ़े हैं। तो ये सब देखते हुए उनके आंतरिक विरोध का जो है एक खाका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसमें उनके राजनीतिक विरोधी, उनके वो एक एक्सट्रीम विंग को बिलोंग करते थे और जो मॉडरेट्स थे वो उनके खिलाफ थे और उनका दमन किया गया था। जैश अल अदल जो कि सुन्नी ब्रांच है, सुन्नी विरोध ग्रुप है, मिलिशिया है, उसके साथ साथ मुजाहिदीन अल खल्क
ठीक है, और सब ठीक है। भी सचदेव साहब, आप इसमें जिस बात लगे का हैं। जिक्र कर रहे हैं, सौरभ जी, क्या आपको लगता है कि इंटरनल फाइटिंग का भी नतीजा ये हो सकता है? मतलब एक शक जाता है क्या? देखिए, शक तो कहीं भी जाता है। भारत में आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका प्लेन क्रैश, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जी हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं समीर, हम लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो जांच टीम है, जांच टीम ने जो अब तक जांच की है, हम वो बात बता रहे हैं दर्शकों को। जांच टीम ने दरअसल देखिए मनीष, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। दरअसल जो बात आप कह रहे हैं ना, उसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि रईसी की मौत पर जो सनसनीखेज दावा हुआ है वो ये बताता है कि रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ ने ही खुलासा किया है। गुलाम हुसैन इस्माइली ने खुलासा करते हुए कहा कि जहां हादसा हुआ वहां कोहरा नहीं था। तो ये बात तो खुद उनके चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं। मनीष, प्रतिमा, देखिए जो जानकारी हम दे रहे हैं, दरअसल हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, उसने सबसे पहला काम किया क्या कि वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे उनके पायलट से, उसमें मौजूद लोगों से और फिर ऑफिसर सबसे पूछताछ की। उनसे पूछा कि आपने क्या देखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। उन्होंने ये बताया कि देखिए कोहरा नहीं था। उन्होंने ये बताया कि रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने ही हम सबको कहा था कि जो सामने में बादल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम सबको फ्लाई करना है। यानी कि पायलट भी सही तरह से डिसीजन ले रहे थे। उनका कहना है कि 1.5 सेकंड के अंदर अचानक ही उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया। और उसके बाद कांटेक्ट कब हुआ? जब तबरीज के इमाम के फोन से कांटेक्ट हुआ, जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आसपास पेड़ है, यानी तब तक क्रैश हो चुका था। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन में यह साफ साबित हो रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में साफ साबित हो रहा है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं आई, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी अगर आती तो इतना समय होता और हेलीकॉप्टर का पायलट बता पाता कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं ऊपर फ्लाई नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत बहुत वाजिब सवाल है जिसका आप जिक्र मनीष कर रहे हैं।